किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। किसान भाइयों, हम सभी ये जानते हैं कि इस समय आपके खेतों में रबी की फसलें पककर तैयार हो चुकी हैं और आप उन फसलों की कटाई के लिए भी तैयार हो चुके हैं। और किसान भाइयों, हम भी कृषि दर्शन कार्यक्रम माध्यम से आप तक वो सभी जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं जिनका आप पूरा लाभ उठा सके। तो चलिए आज अपनी इस प्रातःकालीन सभा में कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। घटेगा उत्पादन, निकलेगा आलू का दम। गेहूं की कीमतों में तेजी, अटकेगा निर्यात। सीधे मक्का खरीदने से उद्योग को फायदा। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपा और अब खबरें विस्तार से। इस साल सस्ते आलू की उम्मीद पर बीते दिनों हुई बारिश व ओलों ने पानी फेर दिया है। बीते 2 माह के दौरान बारिश से आलू की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिससे आलू की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं। इस साल हुई बेमौसमी बारिश व ओलों से आलू की फसल को काफी नुकसान हुआ है। साथ ही भंडार गृहों में रखे जाने वाले आलू की गुणवत्ता भी प्रभावित होने का खतरा है। दरअसल पिछले साल ऊंचे भाव मिलने से आलू किसानों ने इस साल आलू की बुआई ज्यादा की थी, लेकिन बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। साल की शुरुआत में लगाए अनुमान से अब आलू की पैदावार 15 से 20% तक घट सकती है। नुकसान की खबर से इस माह आलू के दाम धीरे धीरे चढ़ने लगे हैं। जानकारों के मुताबिक अगले 2-3 माह में आलू के दामों में भारी तेजी देखी जा सकती है। विदेशी बाजारों में गेहूं की बढ़ती कीमतों का फायदा उठाने की भारत की योजना को झटका लग सकता है। दरअसल हाल ही में हुई बारिश के कारण फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। इस साल बारिश से गेहूं की फसलों को नुकसान की आशंका से सरकार ने गेहूं के निर्यात के अपने निर्णय से पीछे हटने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच विवाद के चलते दुनिया के 2 प्रमुख गेहूं आपूर्तिकर्ता देशों से इसकी आपूर्ति में कमी आई है। इसके कारण वैश्विक बाजारों में गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख देखा जा रहा है। पिछले 1 माह में भारत में गेहूं के दाम 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर 1700 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं। भारत ने पहले 20 लाख टन गेहूं निर्यात की अनुमति दी थी, लेकिन फसलों के नुकसान की आशंका को देखते हुए अब निर्यात को निलंबित करने की संभावना जताई जा रही है। अगर भारत में मक्का उद्योग कारोबारियों और ब्रोकरों के बजाय किसानों से सीधे खरीद करता है तो उसे 50 रुपए प्रति क्विंटल का फायदा हो सकता है। भारत में मक्का उद्योग यदि कारोबारियों और ब्रोकरों की बजाय सीधे किसानों से मक्का की खरीद करता है तो उसे 50 रुपए प्रति क्विंटल का फायदा हो सकता है। भारतीय मक्का उद्योग के मुताबिक कृषि जोत का आकार छोटा होने के कारण भारत मक्का उद्योग किसानों से सीधे इस जिन्स की खरीद नहीं कर सकता। हालांकि वर्ष 2004-05 से 2013-14 के बीच देश में मक्का का उत्पादन 5.5% बढ़ा है। उत्पादन में बढ़ोतरी की मुख्य वजह हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल बढ़ना है। भारत वर्ष 2014-15 में करीब 40 लाख टन मक्के का निर्यात कर सकता है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होगा और इससे आमदनी भी बढ़ेगी। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। अगले 24 घंटों में जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में बारिश होने की संभावना है। अगले 48 घंटों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में बारिश होने की संभावना है। अगले 72 घंटों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश हो सकती है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। और अब देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों से रूबरू होते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दाम की सही जानकारी ही आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। आइए देखते हैं मंडी भाव। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों से। धान गोपालवरम आंध्र प्रदेश की मंडी में 1300 से 1345 रुपए, कासडोल छत्तीसगढ़ में 1310 से 1345 रुपए, कोलेकल कर्नाटक में 1250 से 1600 रुपए, चावल बोहरीहाट असम की मंडी में 2400 से 2600 रुपए, डाल्टेनगंज झारखंड में 2400 से 2500 रुपए, इस्लामपुर महाराष्ट्र में 2320 से 2420 रुपए, गेहूं लोहरदगा झारखंड में 2400 से 2600 रुपए, सागर मध्य प्रदेश में 1428 से 2450 रुपए, राजसमंद राजस्थान में 1600 से 1700 रुपए, सरसों तेल बोहरीहाट असम की मंडी में 8800 से 9400 रुपए, पुरुलिया पश्चिम बंगाल में 9466 से 9533 रुपए, अरहर सागर मध्य प्रदेश में 3350 से 3750 रुपए, आसनसोल पश्चिम बंगाल में 7000 से 7250 रुपए, रायबरेली उत्तर प्रदेश में 6500 से 6560 रुपए, मसूर दाल बोहरीहाट असम में 5600 से 6600 रुपए, चकुलिया झारखंड में 5400 से 5600 रुपए, पुरुलिया पश्चिम बंगाल में 7500 रुपए। और अब एक नजर डाल लेते हैं फल सब्जियों के भावों पर। केला गुड़गांव हरियाणा की मंडी में 1600 से 2200 रुपए, उधमपुर जम्मू व कश्मीर में 2700 से 3000 रुपए, बेंगलुरु कर्नाटक में 1200 से 2000 रुपए, अंगूर नारायणगढ़ हरियाणा की मंडी में 3200 से 5000 रुपए, ऊना हिमाचल प्रदेश की मंडी में 4000 से 6000 रुपए, जगरांव पंजाब में 5000 से 5000 रुपए, संतरा गुड़गांव हरियाणा की मंडी में 1500 से 6000 रुपए, बेंगलुरु कर्नाटक में 2500 से 3500 रुपए, शिलोंग मेघालय में 3000 से 3500 रुपए, बैंगन कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की मंडी में 1700 से 1800 रुपए, उधमपुर जम्मू व कश्मीर में 1000 से 1400 रुपए, कोहिमा नागालैंड में 1500 से 2000 रुपए, फूलगोभी सूरत गुजरात की मंडी में 700 से 1300 रुपए, लोहरदगा झारखंड की मंडी में 800 से 1000 रुपए, कोहिमा नागालैंड में 1500 से 2000 रुपए, आलू सूरत गुजरात की मंडी में 800 से 1100 रुपए, सागर मध्य प्रदेश में 700 से 900 रुपए, इस्लामपुर महाराष्ट्र में 850 से 900 रुपए। और अब एक नजर डाल लेते हैं देश की विभिन्न मंडियों में मसालों के भावों पर। लाल मिर्च पलाकड केरल में 7500 से 8000 रुपए, लहसुन उकलाना हरियाणा की मंडी में 4500 रुपए, बेंगलुरु कर्नाटक की मंडी में 1600 से 4200 रुपए, दीमापुर नागालैंड में 6500 से 7000 रुपए, जीरा जोधपुर राजस्थान की मंडी में 7400 से 10000 रुपए, हल्दी कोलेकल कर्नाटक की मंडी में 4500 से 5800 रुपए, कोयम्बटूर तमिलनाडु में 5751 से 6320 रुपए। और अब कमोडिटी से जुड़ी कुछ खबरें। दलहन के क्षेत्र में मसूर, मलका, उड़द की फसल कम आने से तेजी बोल गई। वहीं मूंग के दामों में कमी दर्ज की गई। गुड़ की आवक मंडियों में बढ़ने से गुड़ व चीनी के दामों में तेजी आ गई। मेवों में बादाम कैलिफोर्निया व इसके गिरी में गिरावट दर्ज की गई। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान भाइयों, खेती में लागत निरंतर बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन से जहां रोगों और कीटों के प्रकोप बढ़ गए हैं और उनका सीधा नुकसान उपज में कमी के तौर पर सामने आ रहा है, ऐसे में जैव प्रौद्योगिकी के ऊपर काम चल रहा है, जिससे कि इस तरह की किस्मों का विकास हो रहा है जिनमें सूखा से बचने,
कई प्रकार के रोगों और कीटों से लड़ने की क्षमता, साथ ही साथ बीमारियों से भी लड़ने की क्षमता विकसित की जा रही है। और ऐसे में हम गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग में पहुंचे और वहां जाकर ये जाना कि इस विषय पर वहां क्या काम चल रहा है। आइए देखते हैं हमारे कार्यक्रम के इस भाग में। ग्लोबल वार्मिंग यानी गर्माती धरती के कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन के चलते फसलों की पैदावार में कमी आ रही है, जिसके लिए आवश्यक है ऐसे जीन खोजे जाएं जो प्रमुख फसलों को इन पर्यावरणीय तनावों से जूझने में सक्षम बना सके। इसी सिलसिले में हमारी टीम ने गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी विद्यालय का दौरा किया और किसानों के हित में हो रहे शोध के बारे में जाना। आज की कृषि की आवश्यकता है कि जो हमारा कृषि उत्पादन है उसको बनाए रखना और आने वाले समय में जो जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं उसके अनुसार कृषि को नई नई तकनीक प्रयोग करके खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना और उसको मेंटेन रखना। आने वाले समय में जैसा हम जानते हैं जलवायु परिवर्तन से तापमान में वृद्धि होने वाली है, जिससे कि हमें वो फसल तैयार करनी पड़ेगी जो उस कठिन जलवायु में भी उत्पादन दे सकें। हमारे यहाँ पानी की कमी होने वाली है, उसके लिए भी हमें फसलों को इस तरह से तैयार करना है जो कम पानी में अच्छी उपज दे सकें। और उसी तरीके से हमें वातावरण को भी बचाए रखना है। इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रख के हमारे विभाग में जो रिसर्च या शोध कार्य चल रहे हैं उनका आने वाले समय में कृषि के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान होगा। एक हमारे यहाँ सीबकथॉर्न, ये एक पौधा है जो लेह से लेके नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज़ में, उत्तराखंड में, चीन में, रशिया में उगाया जाता है। अभी तक ये हमारे यहाँ एक जंगली पौधा या किसान इसको बाढ़ के रूप में प्रयोग करते हैं। पूरे विश्व में सबसे पहले हमारे विभाग में इस पौधे पे बहुत विस्तार पूर्वक अध्ययन चल रहा है। हम इसका पूरा ट्रांसक्रिप्टोम अध्ययन कर चुके हैं। इसमें से हम उन जीन्स को ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस पौधे को इस कठिन जलवायु में भी जीवित रखने में सहायक होती है। और हो सकता है आने वाले समय में इस पौधे की कुछ जीन्स को दूसरी फसलों में स्थानांतरित करके हम ऐसी फसल पैदा कर सकें जो उस कठिन जलवायु में जीवित रह सकें और अपना उत्पादन दे सकें। गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी विद्यालय के पादप जैव प्रौद्योगिकी विभाग में चावल और काई पर कार्य किया जा रहा है। बेहद रोचक कार्य है। जैसे ऐसा माना जाता है कि काई इस धरती पर सबसे पहले आई और तब से इतने जलवायु परिवर्तन और बदलाव धरती पर हो चुके हैं, फिर भी काई ने अपना अस्तित्व बनाए रखा है। काई में यानी ऐसे जीवट जीन मौजूद हैं जो उसे हर प्रकार के मौसम और तापमान में बने रहने में मदद करते हैं। अब अगर इन जीन की पहचान करके उन्हें धान में रोप दिया गया तो धान भी आसानी से कहीं भी उग सकता है। यहाँ पर हम दो मेन पौधों पे काम करते हैं, एक राइस यानी धान और एक मॉसेस है जिसको हिंदी में काई कहते हैं। काई के अंदर जो हम जिस प्लांट का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत सारे इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस के टॉलरेंट है। तो हमारा बेसिक एम यहाँ पर ये है कि जिस कारण ये पौधे इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस जिन जीन्स के कारण ये पौधे इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस टॉलरेट कर पाते हैं, हम उन जीन्स की रेगुलेशन को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको स्टडी करने के लिए मेनली हम लोग जीन साइलेंसिंग मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, जिसके अंदर हम एक एक करके जीन्स को नॉकआउट करते हैं और फिर उनका जो इम्पैक्ट होता है और उसकी एब्सेंस के अंदर
प्लांट्स जिन जिन एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस को टॉलरेट कर पाते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उन ऐसे जीन्स को आइडेंटिफाई करके और फिर उनको एग्रोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स के अंदर डाल के उनका इम्पैक्ट देखते हैं कि एग्रोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स जो हैं वो इन जीन्स के डालने से क्या वो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस को टॉलरेट कर सकते हैं, उसको इन्हांस करने के लिए। हमारी इस रिसर्च का मुख्य उद्देश्य यही है कि धान के हम ऐसी किस्में बना सकें जो अलग अलग एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस को टॉलरेट कर सके, जैसे जहाँ पे पानी की कमी हो या जहाँ पे नमक ज़्यादा होता है सॉइल के अंदर या जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो, उन जगहों के अंदर भी ऐसे पौधे ग्रो कर सकें जिनसे अधिक उत्पादकता मिल सके। ऐसे ही नाइट्रोजन का दक्षतापूर्ण उपयोग करके भी उपज बढ़ सकती है। साथ ही ऐसी किस्में जो सूखा रहने में सक्षम हो, कीटों से लड़ सके या जिनमें रोगों के खिलाफ लड़ने की क्षमता हो, वे भी तैयार की जा सकती हैं। हमारा प्रयास है कि पौधे की जो कैपेसिटी है, जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र को ले पाने की और उसको पैदावार में कन्वर्ट कर पाने की जो कैपेसिटी है, उसको बढ़ाने की हमारी कोशिश है। यहाँ आप देख रहे हैं ग्रीन हाउस के अंदर हमने 21 अलग अलग राइस के वैराइटीज़ के ऊपर रिसर्च किया है। उस 21 वैराइटीज़ में कई ऐसे वैराइटीज़ हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, कई फार्मर्स उसको कल्टीवेट करते हैं, मार्केट में भी वो अच्छे प्राइस उनको मिलती है। और उनमें हमने देखा है कि जब लैब के अंदर जब किसी ट्रे में, किसी ग्लास में आप सीड में पानी डालते हैं तो अपने आप उग जाता है। आप चने खाते हैं उस तरह से, उसी तरीके से कोई भी सीड उग जाता है। लेकिन आप फर्टिलाइज़र के साथ जब उसको डालते हैं तो हमने ये शो किया कि वो थोड़ा देर से उगता है। तो अलग अलग वैरायटी का उगने का टाइम और वो देरी अलग अलग होती है। तो उससे हमने एक सिंपल तरीका, फार्मर फ्रेंडली एक तरीका बनाने की कोशिश की है, जिससे बोने से पहले फार्मर को ये पता चल जाए कि कौन सा बीज, किस वैरायटी का बीज बोने से उसको फर्टिलाइज़र की वेस्टेज मिनिमम हो और उतना ही फर्टिलाइज़र से ज़्यादा पैदावार मिलने की क्षमता किस में हो। उन 21 वैरायटीज़ में टॉप 3 वैरायटीज़ को और सबसे नीचे के 3 वैरायटीज़ को, 6 वैरायटीज़ को लेकर के यहाँ पे उनको एक साथ में अलग अलग यूरिया की मात्रा, अलग अलग नाइट्रेट की मात्रा दे करके उन सबको एक साथ में कंपेयर करने की कोशिश की है। इनको पहले उगने के बारे में, जर्मिनेशन के बारे में हमने कंपैरिजन की है 21 को। उन 21 से फिर 6 को हमने निकाला है, ऊपर के 3 और नीचे के 3। तो इसमें आप देखेंगे तो जिसमें नॉर्मल नाइट्रोजन जो लगा हुआ है, जो फील्ड में जिस तरीके का लगता है उसके बराबर का जो लगा है, उसमें आपकी जो ग्रोथ है और जो प्लांट की हाइट है वो नॉर्मल लगती है। लेकिन कुछ ऐसे कल्टीवार्स भी हैं जिसमें पूरा यूरिया डालने पर भी, पूरा नाइट्रोजन डालने पर भी हल्का सा पीलापन नज़र आता है किसी में। तो अगर पूरे स्केल में, लेकिन जो ज़्यादा हरा है वो नाइट्रोजन को ज़्यादा यूज़ कर पा रहा है। और इस डिफरेंस को देखने के लिए आपको पता होगा कि लीफ कलर चार्ट के नाम से एक चार्ट आती है, जिसको फार्मर्स यूज़ करके जहाँ पीलापन है तो वहाँ ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल करके भी उसका फ़ायदा ले रहे हैं। लेकिन उससे आगे निकल कर हम बीज को ही पहले चूज़ करने का ये तरीका बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी विषय में संभावनाओं को देखते हुए इसमें शोध कार्य के लिए कई युवा आगे आ रहे हैं और हाँ, वे जानते हैं कि विज्ञान का सरोकार समाज से है, इसलिए वे देश और समाज की भलाई में अपना सार्थक योगदान देने के लिए तत्पर हैं। शिक्षा का अगर सामाजिक सरोकार नहीं होगा तो वो शिक्षा व्यर्थ होती है। और सामाजिक सरोकार से सीधा सीधा मतलब होता है समाज की ज़रूरतों को, अनिवार्यताओं को पूरा करना। अगर वो अनिवार्यता पूरी नहीं होती तो शिक्षा व्यर्थ है। और जो सबसे बड़ी अनिवार्यता है, जो बेसिक नीड है समाज की, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी के मायने कृषि, रोटी के मायने धरती से जुड़ना, रोटी के मायने प्रकृति से जुड़ना। और इसमें रिसर्च का बहुत बड़ा हाथ होता है कि किस तरह से वो
एक सिविलाइजेशनल ट्रेजेक्ट्री के साथ चलते हुए उससे जुड़े। सिविलाइजेशनल ट्रेजेक्ट्री का मतलब हुआ कि जितनी भी तकनीक हमारी सिविलाइजेशन ने ईजाद किए हैं, पैदा किए हैं, वो हिस्सा बन जाए रिसर्च का रोज़ी रोटी देने के लिए। और मुझे लगता है कि हमारा जो ये विभाग है बायोटेक्नोलॉजी, इसकी सार्थकता इसके अपने टाइटल में, इसके नॉमेनक्लेचर में छुपी है। बायो मतलब ज़िंदगी और साथ में जुड़ा है टेक्नोलॉजी। तो जहाँ ज़िंदगी की टेक्नोलॉजी हो वो कृषि की टेक्नोलॉजी तो होगी ही होगी, और इसी तरफ अग्रसर है हमारा ये विभाग। अब जो है आने वाला समय है वो संसाधनों को रिसर्च के साथ जोड़कर ही एक पूरी तरह से हमारे एजेंडे को पूरा करेगा। जो फूड एजेंडा है, और फूड एजेंडा मतलब कृषि का जो एजेंडा है वो पूरा होगा इसी के साथ। और इसके लिए हमारा विभाग जो है वो अपने बच्चों को, अपनी फैकल्टी को पूरी तरह से कंडीशन कर रहा है, तैयार कर रहा है। और मुझे लगता है कि अगर वो इस सेंसिटिविटी के साथ काम कर रहे हैं तो कृषि का जो भविष्य है उज्ज्वल है। हमारी लैब में जो काम है उसमें हम राइस के जो फ्लावरिंग टाइम है, जो उसका जब फूल निकलता है उस समय के जीन्स पे काम कर रहे हैं, जिससे हमें ये पता चल पाए कि किस तरह हम उसकी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, सीड्स की संख्या को बढ़ा के, और किस तरह उसे विभिन्न प्रकार के दबावों से बचा सकते हैं। मेरा मुख्य कार्य काई पर है। इसके द्वारा हम ये पता करना चाहते हैं कि किन किन भिन्न प्रकार के एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस में भी दूसरे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। हमारा मुख्य काम काई पर है। ये एक सबसे पहला पौधा है जो कि धरती पर उगा था, और इस पौधे से हम जानकारी प्राप्त करके उसे आगे इस्तेमाल करना चाहेंगे बड़े पौधों में, जैसे कि धान, बाजरा, ताकि हम उसकी गुणवत्ता और उसकी उत्पादकता को बढ़ा पाएँ। मेरा मुख्य शोध काई पर है। हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के वायुमंडलीय बदलाव एवं दबावों में पौधे किस प्रकार से संतुलन स्थापित करते हैं। ये सब पता करके हम पौधों की उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी खाद्य सुरक्षा से जुड़े कई सवालों का जवाब दी है। किसान की कृषि लागत में कमी करने और उसकी आमदनी में इजाफा करने में जैव प्रौद्योगिकी एक अहम भूमिका निभा रही है। कुपोषण से लड़ने में भी जैव प्रौद्योगिकी का योगदान महत्वपूर्ण है, और जरूरत है कि पर्यावरण हितैषी तकनीकों व किस्मों को विकसित किया जाए और जलवायु परिवर्तन के खतरे का सामना करने के लिए मानव सभ्यता को सक्षम बनाया जाए। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd, और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे कार्यक्रम का पता तो नोट कर ही लिया होगा। तो इस पते पर अपनी राय या कोई भी जिज्ञासा है हमें लिख भेजिए। लेकिन आज का कृषि दर्शन का अंक हम यहीं खत्म करते हैं। आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे कृषि दर्शन कार्यक्रम में ही ढेर सारी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ इजाज़त। नमस्कार।